मिशन फ्री लीगल एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच आदरणीय सचिन द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, साथ ही आग्रह करता हूं कि इस क्लास का संचालन प्रारंभ करें। आदरणीय सचिन सर। धन्यवाद सर। सर एक बार बता दें, आवाज आ रही क्या? आ रही है। हम लोगों ने कल पुलिस अधिकारी की इस शक्ति के बारे में बात की थी कि पुलिस अधिकारी अपराध की विवेचना करता है तो उसको ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति का मौखिक कथन को लेखबद्ध कर सकता है। ये बात 160 में हम लोगों ने पढ़ी थी कि पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है, मौखिक परीक्षा कर सकता है और यदि उसको ठीक लगता है तो उस व्यक्ति के कथन को वो राइट टू रिड्यूस कर सकता है, लेखबद्ध कर सकता है। अब जो इस कथन को लेखबद्ध कर लिया गया है 160 के तहत पुलिस अधिकारी ने 161 के तहत पुलिस अधिकारी ने जिस कथन को लेखबद्ध कर लिया है, उस कथन को किस तरह से आगे उपयोग में लाया जाएगा, कब उपयोग में नहीं लाया जाएगा और जब उपयोग में लाया जाएगा तो उसके लिए किस तरीके का उपयोग किया जाएगा, कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी उपयोग में लाने के लिए, यह बताती है 162। तो 162 आप क्रिमिनल लॉ जब डील करें, आपराधिक विधि में आप या तो क्रिमिनल ट्रायल हो या इन्वेस्टिगेशन हो, किसी भी मामले में जब आप किसी भी तरह से आपराधिक लॉ के साथ काम करेंगे तो 162 अतिशय महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखिएगा कि 162 अतिशय महत्वपूर्ण है जब भी आप क्रिमिनल लॉ में काम करेंगे। आ जाइए 162 क्या कहती है। पहले यह समझ लें कि जो पुलिस ने 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ 161 में, तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, क्या वो साक्ष्य है या साक्ष्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि हम जब साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष किया गया कथन। तो यहां पर जो 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो वो न्यायालय के सामने बात नहीं हो रही है। ए नामक व्यक्ति है, वो पुलिस ऑफिसर से अपनी बात कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कुछ चीजें बता रहा है, पुलिस ऑफिसर उसको एग्जामिन कर रहा है। तो ये जो 161 का कथन है ये सारभूत साक्ष्य नहीं है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ आगे किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोर्ट निर्णय नहीं ले सकती है। दूसरा, क्या 161 के स्टेटमेंट का उपयोग, देखिए दो स्टेटमेंट होंगे, एक विवेचना के दौरान आप पुलिस को दे रहे हैं, वो हो गया 161 पुलिस स्टेटमेंट। विवेचना के बाद उसी अपराध का कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा, तब फिर आप कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट होगा। तो दो स्टेटमेंट रहेंगे, एक पुलिस के सामने किया गया स्टेटमेंट और दूसरा रहेगा कोर्ट के सामने किया गया स्टेटमेंट। तो क्या जो पुलिस के सामने किया गया स्टेटमेंट है वो कोर्ट के सामने जब आप बात बताते हैं तो उसको मजबूती प्रदान कर सकता है, मतलब कोरोबरेशन कर सकता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 161 का स्टेटमेंट कोरोबरेशन के लिए भी उपयोग में नहीं आएगा। हमने 154 पढ़ा था, एफआईआर, जो एफआईआर आप लेकर आते हैं, तो एफआईआर का उपयोग कोरोबरेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा 161 के स्टेटमेंट का उपयोग कोरोबरेशन के लिए भी नहीं होगा। थोड़ा सा इसको 162 में जाने से पहले उनको बता देते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या कहती है 162। 162 कहती है, एक एक शब्द इसके ध्यान रखिएगा, एक एक शब्दों को जब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तब समझ पाएंगे कि 162 क्या कहती है। 162 कहती है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब पुलिस के सामने जब पुलिस किसी अपराध की विवेचना कर रही है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस ऑफिसर से जब विवेचना के दौरान कोई कथन किया जाता है तो उस कथन पर ऐसे कथन करने वाले व्यक्ति से हस्ताक्षर किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। देखिए 161 का स्टेटमेंट आपने ए नामक व्यक्ति का लेख किया, 162 ये रोक लगा देता है कि यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति का विवेचना के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति से हस्ताक्षर उस स्टेटमेंट पर नहीं कराएगी। तो यह प्रश्न आता है कई बार आपका कि पुलिस कथन या 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए कथन पर हस्ताक्षर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए कथन देने वाले के। तो 162 ये रोक लगा देती है
कि कथन देने वाले व्यक्ति को हस्ताक्षर इसमें नहीं करना है। दूसरी, ये पहली रोक हो गई। दूसरी चीज क्या बताता है कि ऐसा कथन चाहे पुलिस डायरी में हो या पुलिस डायरी से अलग हो। हमने कल एक बात केस लॉ बताया था, समसुल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसमें हर राज्य अलग अलग अपनी विवेचना का तरीका अपनाता है। कुछ राज्यों में क्या है, भारत के ही कुछ राज्यों में क्या था कि वो जो पुलिस डायरी होती है, विवेचना में पुलिस एक अपनी रोज की दैनंदिनी लिखता है, डेली डायरी, तो उस डायरी में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता था। और कुछ राज्यों में क्या होता था कि वो स्टेटमेंट को अलग से उसमें स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, किसी व्यक्ति से पूछताछ करते हैं और उसकी बातों को एक अलग से कागज में रिकॉर्ड करते हैं। तो वही ये लिखा हुआ है कि ना ऐसा कोई कथन या कथन का कोई भाग पुलिस डायरी में हो या ना हो। मतलब पुलिस डायरी में भी आपने लिखा है तब भी दस्तखत नहीं कराने हैं, और यदि अदरवाइज आपने लिखा है तब भी दस्तखत नहीं कराने। पहली रोक ये लगा दी गई कि हस्ताक्षर नहीं कराने। दूसरी रोक ये लगा दी गई कि यदि पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कथन रिकॉर्ड किया तो उस कथन का उपयोग उसी अपराध के जांच या विचारण में नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये रोक लगाता है कि यदि पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कथन रिकॉर्ड कर लिया है तो उस कथन का उपयोग उस अपराध की जब जांच या विचारण कोर्ट के सामने चलेगा तो उस जांच या विचारण में जनरली उपयोग नहीं किया जाएगा। सामान्य नियम यह है कि उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर उसी का एक अपवाद बताती है, 162 का जो प्रोविजो है वो अपवाद कि जब आप अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कथन रिकॉर्ड कर लें तो उस व्यक्ति के कथन का उपयोग अब जांच या विचारण में नहीं करना। तो क्या हमेशा नहीं करना है? तो फिर मतलब क्या है ऐसे कथन के रिकॉर्ड करने का? तो इसका जो प्रोविजो है परंतु उसको स्पष्ट कर देता है कि उस व्यक्ति के कथन का उपयोग आप कब कर सकते हैं। इन जनरल सिद्धांत बता दिया कि आप जांच या विचारण में उपयोग नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी और दो चीजें आती हैं यहां पर कि लिखा हुआ है कथन या कथन का भाग। तो कथन के भाग से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग दिनांकों पर अलग अलग कथन लिखे जा सकते हैं। आवाज क्या बराबर नहीं आ रही? एक ही व्यक्ति के कथन या कथन स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, एक शब्द लिखा हुआ जब आप पढ़ें कथन या कथन का भाग, तो स्टेटमेंट या पार्ट ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पुलिस अधिकारी एक ही व्यक्ति के अलग अलग दिनांकों पर कथन लेखबद्ध कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ए नामक व्यक्ति का कथन लेखबद्ध करना है तो उसने जो 20 तारीख को बता दिया तो उसी पर अडिग रहना है। यदि वो 21 तारीख को भी कुछ चीजें बताता है, 22 तारीख को भी बताता है, उसी विवेचना अधिकारी को बताता है या उसके बाद वाले विवेचना अधिकारी को बताता है, तो इसका भी आप उपयोग 162 की तरह से ही करेंगे। इसीलिए लिखा हुआ कथन या कथन के भाग। तो ये ध्यान रखें, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्या किसी व्यक्ति का 161 के तहत एक से अधिक कथन रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं। तो 162 जब आप देखें तो वो कहता है कथन या कथन का भाग, मतलब इसमें इंक्लूड है कि कथन के कई भाग हो सकते हैं, कई भाग मिलकर एक कथन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 161 के तहत एक ही व्यक्ति का कई बार कथन लिया जा सकता है। इसी को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं, पूरक कथन कहते हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति के कई कथन लिखे जाएं। और कानून आपको कहां पर यह मान्यता देता है कि आप लिख लें? 162 ये मान्यता देता है। अभी आपने पढ़ा कि जब किसी व्यक्ति का 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया तो उस मामले के जांच या विचारण में उस कथन का उपयोग नहीं किया जाएगा। 162 सिर्फ इतना ही रोक लगाती है कि उसी मामले की जब जांच चले, उसी मामले का विचारण चले जिस मामले की विवेचना के दौरान कथन दिया गया था, अन्वेषण के दौरान कथन दिया गया था। देखिए फिर से बता देते हैं वापस आपको कि 161 का जो पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, जैसे आप उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जब तक नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। पुलिस ने 161 के तहत किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब उस स्टेटमेंट का उपयोग कोर्ट में जब इसी अपराध की जांच या विचारण चलेगा
तो आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 162 ने इस पर रोक लगा दी है कि जांच या विचारण में उपयोग नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहता है कि उसी अपराध के जांच या विचारण में, मतलब सिर्फ जांच या विचारण में ही आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि कोई सिविल विवाद हो गया उन्हीं पक्षकारों के बीच, या कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया कि वो आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, या जांच या विचारण से अलग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहां पर उपयोग किया जा सकता है 161 के स्टेटमेंट का। सिर्फ कहां नहीं उपयोग किया जाएगा? अन्वेष जिस अपराध के, मान लीजिए कि ए ने बी की हत्या कर दी, अब बी की हत्या का अन्वेषण चल रहा है, हत्या के अपराध का, उस दौरान जितने भी कथन रिकॉर्ड किए जाएंगे उन कथनों का उपयोग 162 कहती है कि उस बी की हत्या के अपराध के जांच या विचारण में उपयोग नहीं किया जाएगा, रोक लगा देती है कि आप उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। फिर जो प्रोविजो आता है इसका, तो प्रोविजो कुछ छूट देता है। प्रोविजो क्या छूट देता है? 3 कंडीशन बताता है, 3 परिस्थितियां बताता है कि इन परिस्थितियों में आप 161 के कथन का उपयोग उसी अपराध के जांच या विचारण में कर सकते हैं। तो पहली परिस्थिति क्या है कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति का स्टेटमेंट किया, ए नामक व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में बुलाया गया और उसका एग्जामिन किया गया कोर्ट के सामने। देखिए, एक बार पुलिस ने एग्जामिन किया, अब कोर्ट एग्जामिन करेगी, तो कोर्ट ने उसको और कोर्ट के सामने उसको एग्जामिन किया गया, उसकी परीक्षा की गई और उस व्यक्ति ने कोर्ट के सामने वो सारे फैक्ट बता दिए जो उसने पुलिस को बताए थे। तो इसी को यही लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर दिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में जब अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया। इसको प्रैक्टिकली समझिएगा कि ए नामक व्यक्ति का कथन पुलिस ने रिकॉर्ड किया, फिर जब जिस अपराध की विवेचना के दौरान लिखा गया था, कथन लिखा गया था, उस अपराध का कोर्ट के सामने ट्रायल चला, तो ट्रायल के दौरान फिर ए नामक व्यक्ति को बुलाया गया कि आप बताइए, अब कोर्ट के सामने बताइए वही चीजें, और उसने कोर्ट के सामने भी चीजों को बता दिया। तो यह कहलाता उसका डिपोजिशन, मतलब कोर्ट के सामने दिया गया कथन। और ये क्या है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जो वो कोर्ट के सामने जाके चीजें बता रहा है वो एविडेंस है, लेकिन जो उसने पुलिस के सामने चीजें बताई थी वो एविडेंस नहीं है। तो अब जो पुलिस के सामने चीजें बताई थी उसका उपयोग क्या है, फिर क्यों लिखा गया था? तो वो इसीलिए लिखा गया था कि जब कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति वही चीजें वापस जाके बता देता है, तो उसका जो पुराना कथन है, पुलिस के सामने उसने कथन दिया था, उस कथन से हम उसको कंट्राडिक्ट या ओमिट कर सकते हैं। कंट्राडिक्शन, ओमिशन एक नया शब्द आया, उस पर बात करेंगे। अभी सिर्फ ये जान लें कि जो उसके 2 कथन हो गए ए नामक व्यक्ति के, एक इसने पुलिस को कथन दिया था और दूसरा कथन किसको दिया? आप जाके कोर्ट के सामने दिया। तो इन जो पुराना वाला कथन है, पुलिस के सामने दिया गया कथन है, उसका क्या उपयोग होगा? तो उसका उपयोग यही होगा कि जो उसने कोर्ट के सामने चीजें जाके बताई हैं, उसको या तो हम मजबूत कर सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं। तो 162 कहता है कि हम मजबूत करने के लिए उपयोग उसका नहीं कर सकते, कोरोबोरेशन के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ एक उपयोग कर सकते हैं कि हम उससे कंट्राडिक्ट करा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कोर्ट के सामने ये जो व्यक्ति आया है वो ठीक बातें नहीं बता रहा। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली आप इसको समझेंगे तब ज्यादा आसान रहेगा। क्या उपयोग कर सकते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति को अभियोजन की ओर से साक्षी के रूप में बुलाया गया और ऐसे व्यक्ति के कथन का कोई भाग कोर्ट के सामने साबित कर दिया गया, तब हम पुलिस कथन जो लिया गया था 161 का, उसका उपयोग कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को कंट्राडिक्ट या ओमिट करने के लिए, कंट्राडिक्शन या ओमिशन लाने के लिए। ये पहला उपयोग हो गया। तो ये कौन करेगा? बता रहे हैं, कंट्राडिक्शन मींस बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सिर्फ सब जान लीजिएगा, फिर अभी आगे आ रहे हैं। तो ये कौन करेगा कंट्राडिक्शन ओमिशन? ये अभियुक्त करेगा। प्रोसिक्यूशन तो विटनेस लेके आ रहा है, कंट्राडिक्शन ओमिशन का पावर किसको है? अभियुक्त को है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं कि कंट्राडिक्शन ओमिशन कौन करेगा? तो कंट्राडिक्शन ओमिशन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। उसके लिए किसी न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो अभियुक्त है, इसीलिए उसको सिर्फ अधिकार मिल गया कि वो कंट्राडिक्शन ओमिशन करा ले।
क्या जो व्यक्ति, मान लीजिए पुलिस मतलब राज्य, तो क्या राज्य की ओर से जब आप पैरवी करेंगे, अभियोजन पैरवी करेगा, तो वो भी 161 के कथन के माध्यम से कंट्राडिक्शन ओमिशन करा सकता है। तो आप बड़ा प्रैक्टिकली रहें कि आपने, मान लीजिए कि आप राज्य हैं, राज्य की ओर से एक आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं मामले को, और आप ही का गवाह अब डिफेंस की तरह बता रहा है, डिफेंस की बातें कर रहा है, आपका गवाह है और आपकी चीजें नहीं बता रहा, डिफेंस की बातें बता रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपके गवाह को कहा जाता है कि हॉस्टाइल हो गया, मतलब जिस व्यक्ति ने बुलाया था उस व्यक्ति के अनुसार चीजों को ना बताकर वो डिफेंस के अनुसार चीजों को बता रहा, तो कहा जाएगा कि ये व्यक्ति हॉस्टाइल हो गया, पक्ष विरोधी हो गया, या वॉन ओवर कर लिया गया, दूसरे पक्ष द्वारा इसको जीत लिया गया। तो ऐसे व्यक्ति से भी आप, यद्यपि कि गवाह आपका है, आप भी उससे कंट्राडिक्शन ओमिशन करा सकते हैं। उसके लिए क्या उपयोग करेंगे आप, उसका जो पुराना 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था उसका उपयोग आप कंट्राडिक्शन ओमिशन के लिए कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 161 के स्टेटमेंट का उपयोग क्या होगा, तो 161 के स्टेटमेंट का इन जनरल उस अपराध के जांच या विचारण में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सामान्य सिद्धांत हो गया। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है कि 161 के स्टेटमेंट का उपयोग अभियुक्त द्वारा कंट्राडिक्शन ओमिशन के लिए किया जा सकता है। कब किया जाएगा, जबकि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के सामने बुलाया जाता है और कोर्ट के सामने आकर वो व्यक्ति अपनी बातों को साबित कर देता है, जो बातें उसने पुलिस को बताई थी वही बातें आके कोर्ट को बता देता है। तब अभियुक्त को यह पावर हो जाता है कि जब ऐसे व्यक्ति का वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे कोर्ट के सामने तो वो कंट्राडिक्शन ओमिशन करे। अभियुक्त को पहला पावर हो गया। क्या प्रोसिक्यूशन को भी पावर है कि वो अपने ही गवाह से कंट्राडिक्शन ओमिशन करा सकता है? तो प्रोसिक्यूशन को यह पावर न्यायालय की अनुमति से मिलता है। पहले न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर वो कंट्राडिक्शन ओमिशन करा पाएगा। और ये न्यायालय अनुमति कब देगा, जबकि प्रोसिक्यूशन का गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, वो प्रोसिक्यूशन की तरह चीजें ना बता के डिफेंस की तरह चीजें बताता है। तो फिर प्रोसिक्यूशन न्यायालय से अनुमति मांगेगा कि हम अपने गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं या एज लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रश्न पूछना चाहते हैं। न्यायालय अनुमति देगा और जब न्यायालय ऐसी अनुमति दे देगा तब हम उस गवाह का कंट्राडिक्शन ओमिशन करा सकते हैं। ठीक, जब मान लें कि कंट्राडिक्शन ओमिशन क्रॉस एग्जामिनेशन में आ गया, क्रम ध्यान रखें कि जब एक गवाह कोर्ट के सामने जाता है तो उसकी 3 तरह से परीक्षाएं होती हैं। एक परीक्षा होती है चीफ एग्जामिनेशन, जो उस पक्षकार द्वारा की जाती है जो गवाह को बुलाता है। दूसरी परीक्षा होती है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो विरोधी पक्षकार द्वारा की जाती है। और तीसरी परीक्षा होती है री एग्जामिनेशन, जो उस पक्षकार द्वारा की जाती है जो उसे बुलाता है। अब क्यों ऐसी जरूरत पड़ेगी? यदि मान लीजिए कि राज्य की तरफ से कोई गवाह आया, विक्टिम आया, और विक्टिम ने राज्य की तरफ से जब बयान दिया, चीफ एग्जामिनेशन हुआ तो कुछ चीजें बताई और क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नई चीजें बता दी। तो अब जब नई चीजें बता दी गई हैं तो राज्य के पास भी ये पावर होना चाहिए ना कि उन नई चीजों की क्रेडिबिलिटी को वो जांच पाए, वो भी उससे प्रश्न पूछ पाए कि भाई ये तुम हमको क्यों नहीं बताए थे, हमारे जो पुलिस अधिकारी थे उनको क्यों नहीं बताया था तुमने जब विवेचना चल रही थी। तो इसीलिए होता है गया कि यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में कंट्राडिक्शन ओमिशन के माध्यम से कुछ नई चीजें ले आई गई हैं तो फिर अभियोजन है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो भी ऐसे गवाह का री एग्जामिनेशन कर सकता है और वो भी 145 एविडेंस एक्ट के तहत कंट्राडिक्शन ओमिशन ला सकता है। अब बार बार आपको कंट्राडिक्शन ओमिशन एक शब्द आ रहा है तो उस पर बता देते हैं। तहसीलदार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तहसीलदार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1959 1231। तहसीलदार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी कंट्राडिक्शन ओमिशन को समझने के लिए आज तक का सबसे अच्छा मामला। पहले सरल शब्दों में आपको बता देते हैं कि ये कंट्राडिक्शन ओमिशन होता क्या है। कंट्राडिक्शन होता है कि उसको दृष्टांत के माध्यम से ले लेते हैं कि ए नामक व्यक्ति, मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति है, उसने पुलिस को बयान दिया। पुलिस को क्या बयान दिया
कि बी और सी ने मिलकर डी की हत्या कर दी है। ध्यान रखिएगा, ए गवाह हो गया, विटनेस हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो उसने पुलिस को बताया कि मैंने देखा है कि बी और सी ने मिलकर डी की हत्या कर दी है। ये उसका एक स्टेटमेंट हो गया जो उसने कहां दिया? पुलिस के सामने। 161 का स्टेटमेंट अन्वेषण के दौरान दिया गया। अब आ जाए वापस 162 में। तो क्या इस ए के इस स्टेटमेंट पर ए को हस्ताक्षर करने हैं? हस्ताक्षर नहीं करने। क्यों? क्योंकि 162 रोक लगा देती है। अब फिर आ जाते हैं, इसका उपयोग क्या किया जाएगा? क्यों लिखा गया भाई 161 का स्टेटमेंट? क्या उपयोग है इसका? तो इसका उपयोग है कि अब जब ए कोर्ट के सामने आएगा, ए ने पुलिस को एक बार चीजें बता दी, अब ए कोर्ट के सामने आएगा। कोर्ट के सामने जब हो गया तो वो कहता है कि ई और एफ ने मिलकर डी की हत्या कर दी। देखिए, पुलिस को बताया था बी और सी ने मिलकर डी की हत्या कर दी, और कोर्ट के सामने जाकर बता रहा है कि ई और एफ ने मिलकर डी की हत्या कर दी। यहीं पर उपयोग होगा 161 के बयान का। तो यहां पर जो डिफेंस विटनेस है, जो डिफेंस है, बचाव पक्ष है, एक्यूज्ड है, वो अब इस साक्षी को बताएगा कि ये साक्षी झूठ बोल रहा है। तो किन आधारों पर बताएगा? वो अब इस साक्षी से पूछेगा कि देखिए, आपने पुलिस को बताया था कि बी और सी ने डी की हत्या की है, और यहां आप कोर्ट में आके बता रहे हैं कि ई और एफ ने डी की हत्या की है। तो ये आप दो तरह की बातें बता रहे हैं, और ये दोनों बातें एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकती हैं। या तो बी और सी ने मारा है, या डी और ई और एफ ने मारा है। तो ये कहलाता है कंट्राडिक्शन। अब आपको औचित्य थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या है कंट्राडिक्शन। जो उसने कोर्ट के सामने बताया, स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट एंड स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, उन दोनों में ऐसी चीजें उसने बता दी कि दोनों चीजें एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो यह कहलाता है कंट्राडिक्शन। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है कि आपका एक स्टेटमेंट है, तो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जब वो स्टेटमेंट दे तो जिस विषय वस्तु के बारे में वो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी सारी आवश्यक बातों को बता दे। ये अपेक्षा की जाती है। अब यदि मान लीजिए कि कोर्ट एक ए ने पुलिस को बताया, फिर इसको भी एक दृष्टांत से समझ ले। ए ने पुलिस को बताया कि बी ने सी को डंडे से पीटा, ठीक। अब वो जो कोर्ट के सामने जाता है तो बताता है कि बी ने और सी ने, मान लीजिए पुलिस के सामने बताया कि बी ने डी को पीटा, बी ने डी को पीटा, ठीक। बताया कि मैं चौराहे पर खड़ा था, चौराहे पर मैंने देखा 10 बजे आके कि बी डंडा लिए आया और डी को पीटने लगा। ये उसने पुलिस को बताया। अब जब कोर्ट के सामने वो जाता है तो कोर्ट के सामने क्या बताता है कि मैंने चौराहे पर खड़े देखा कि बी और सी दोनों डंडा लिए हुए आए और दोनों ने मिलके डी को पीटा। तो अब यहां देखिए, जो कोर्ट के सामने उसने बताया तो बी और सी दो लोगों के नाम बता दिए, लेकिन पुलिस को सिर्फ बी का नाम बताया था, तो उसने सी के नाम का क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। सी का नाम बताना पुलिस के सामने छोड़ दिया। जबकि आप सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती है कि जब आप किसी भी लोक सेवक को या किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी दें तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सारी बातों को बता दें, जितनी बातें आप जानते हैं। तो फिर यहां पर यह कहलाता है सी के नाम का ओमिशन, कि आपने पुराने कथन में सी का नाम नहीं बताया था। आप जब कोर्ट के सामने आ रहे हैं 2 साल बाद बयान दे रहे, तब आप सी का नाम बता रहे हैं। तो अब यहां सी की अपराध में संलिप्तता को लेकर प्रश्न चिन्ह आ गया, संदेह आ गया। यदि ये सी शामिल होता तो क्यों भाई तुम सी का नाम उस समय नहीं बताते? तो यह कहलाता है ओमिशन। तो सिर्फ इसी काम के लिए जो 161 का उपयोग है आप कर सकते हैं, कंट्राडिक्शन के लिए और ओमिशन के लिए। तो सबसे पहले कौन करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा? तो परिस्थिति यह है कि जब उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के कथन का आप कंट्राडिक्शन ओमिशन कराना चाहते हैं, वो कोर्ट के सामने जाता है और कोर्ट के सामने अपनी पुरानी बातों को वो, या पुरानी बातों के कुछ भाग को बता देता है। पूरी नहीं की जरूरत हो कि पूरी बता दे, कुछ भाग लिखा हुआ है, इस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को वो कोर्ट के सामने प्रूफ कर देता है। तब जो डिफेंस है, अभियुक्त है, अभियुक्त को यह अधिकार मिल जाता है
कि वो ऐसे साक्षी का कंट्राडिक्शन ओमिशन उसके पुराने बयान से करा ले, पुलिस कथन से करा ले। अभियोजन को कब यह अवसर मिलता है? अभियोजन को यह अवसर तब मिलेगा जबकि अभियोजन का गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा। जब वो अभियोजन की तरह चीजें नहीं बताएगा तो अभियोजन को यह अधिकार मिलता है न्यायालय की अनुमति पर। यदि न्यायालय अनुमति दी है तो अभियोजन भी ऐसे गवाह का कंट्राडिक्शन ओमिशन 145 के प्रावधानों के अनुसार करा सकता है। कंट्राडिक्शन ओमिशन कहां होगा? इन जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन में होगा, और यदि न्यायालय ने अनुमति दे दी है तो अभियोजन उसका री एग्जामिनेशन में कंट्राडिक्शन ओमिशन करा सकता है। थोड़ा सा चीजें प्रैक्टिकली ज्यादा है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसको जब तक आप प्रैक्टिकली फेस ना करें तो थोड़ा सा समझने में समस्या आती है। अब एक शब्द लिखा हुआ यहां धारा 145 एविडेंस एक्ट की तरीका भी बताता है कि आप, एक तो बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, तो कहता है आप ऐसे गवाह के बयान का उपयोग 161 के कथन का उपयोग कंट्राडिक्शन ओमिशन के लिए कर सकते हैं। फिर तरीका भी बताता है। तरीका क्या कहता है कि आप 145 एविडेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड तरीके से ही कंट्राडिक्शन ओमिशन कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं 145 में कौन सा तरीका प्रिस्क्राइब किया गया। 145 कहता है एविडेंस एक्ट कि हमने पढ़ा अभी कि 3 तरह की परीक्षाएं होंगी। किसी भी विटनेस की कोर्ट के सामने 3 तरह से परीक्षाएं होंगी। एक वो व्यक्ति करेगा जो कोर्ट के सामने बुलाता है, जिसका गवाह है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है तो प्रोसिक्यूशन का गवाह, डिफेंस तो प्रोसिक्यूशन के गवाह से क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा? डिफेंस, दूसरा पक्षकार। और यदि डिफेंस का विटनेस है तो चीफ एग्जामिनेशन डिफेंस करेगा और क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करेगा। तो जिसका गवाह होगा वो चीफ एग्जामिनेशन करेगा और जो अपोजिट पार्टी होगी वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। तो जब अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी तो 145 कुछ चीजें बताता है, उसको देख लेते हैं। A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced in writing। कहता है कि जब दूसरा पक्षकार मतलब बचाव पक्ष, प्रोसिक्यूशन और बचाव अभियुक्त को ध्यान में रखकर काम करें, तो प्रोसिक्यूशन का गवाह हो गया और दूसरा पक्ष कौन हो गया? बचाव पक्ष। तो कहता है कि दूसरा पक्ष जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा किसी गवाह का तो वो उसके उन पुराने कथनों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है जो उसने लिखित रूप में किए हैं गवाह ने, या गवाह ने बोले थे और वो राइट टू रिड्यूस कर लिए गए। तो राइट टू रिड्यूस क्या किया गया था? आपका 161 का स्टेटमेंट। तो इस 161 के स्टेटमेंट के तथ्यों के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरा पक्षकार कर सकता है। एंड रिलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के, ये रिलेवेंट सी बाद में पढ़ेंगे अपन, सिर्फ ये जान लें कि क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरा पक्षकार कर सकता है। जिस पक्षकार ने बुलाया, जिस पार्टी ने बुलाया अपने गवाह को, तो उसके गवाह से दूसरा पक्षकार अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो ऐसे गवाह ने यदि कोई प्रायर स्टेटमेंट दिया है या प्रायर स्टेटमेंट रिटर्न में दिया है या फिर प्रायर स्टेटमेंट उसका राइट टू रिड्यूस कर लिया गया है और वो प्रश्नगत मामले से संबंधित तथ्यों के बारे में, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। विदाउट सच राइटिंग बीन शोन टू हुम, जब क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो वहां पर उसको पुराना कथन दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप ये देखिए आपने ये बताया था। दिखाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम उसका कंट्राडिक्शन ओमिशन कराना चाहेंगे। देखिए, आप एक कथन आपको मिल गया, आप मान ली डिफेंस लॉयर है, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी आपको पता चल गई, तो आपको यह पता चल गया कि देखिए ए नाम का व्यक्ति है, वो किस तरह हमारे एक्यूज को इंपीच कर रहा, किस तरह हमारे एक्यूज को एलिग कर रहा है, आपको पता चल गया। तो आप जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं जो उसने अपने पुलिस एग्जामिनेशन में बताए, 161 के कथन में बताए। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप पहले उसके कथन को दिखाएं। अब जब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नई नई चीजें वो बता गया जो उसने पुलिस स्टेटमेंट में नहीं बताया था। अब आप क्या करेंगे? अब उसको कंट्राडिक्ट करेंगे या ओमिशन करेंगे। अलग चीजें बता दिया तो कंट्राडिक्ट करेंगे, या नई चीजें बता दिया तो ओमिशन कराएंगे। अब ना कराएंगे, पहले रिकॉर्ड पर चीजें आएंगी, नई चीजें पहले रिकॉर्ड पर ये आएगा कि ए का ये स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आएगा कि बी
ने डी को मारा और फिर कोर्ट के बी ने डी को मारा, ये तो चीफ में आ गया, चीफ एग्जामिनेशन में आ गया जिस पक्षकार ने बुलाया था। अब क्रॉस में वो एक नई चीज बता देता है कि बी और सी ने डी को मारा, या चीफ में ही बता देता है कि बी और सी ने डी को मारा। तो ये इस बारे में अब आप उसको कंट्राडिक्ट ओमिट कराएंगे। तो अब यहां पर कंट्राडिक्ट ओमिट कराएंगे तो उसका तरीका बताता है कि बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, यदि क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह मंतव्य है कि हम इसको कंट्राडिक्ट कराएं इसके पुराने कथन से, तो क्या करना पड़ेगा, उस गवाह का अटेंशन लाना पड़ेगा। अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड। तो अब कंट्राडिक्शन ओमिशन रिकॉर्ड पर लाने के पहले अब उसको ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए आपका पुराना कथन था, आपका पुलिस का कथन है और आपने पुलिस को बताया था कि सिर्फ बी ने डी को मारा, और यहां आप बता रहे हैं कि बी और सी ने डी को मारा। अब वो गवाह असमंजस में पड़ेगा, या तो स्पष्टीकरण देगा या झूठा साबित हो जाएगा। तो ये कहलाता है कंट्राडिक्शन ओमिशन, कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जरूरत नहीं है कि आप उसका पुराना कथन दिखाएं, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन करने के दौरान आपका यह मन हो गया है कि अब हम इस गवाह का कंट्राडिक्शन ओमिशन कराना चाहते हैं इसके प्रायर स्टेटमेंट से, तो अब उसको प्रायर स्टेटमेंट गवाह को दिखाना पड़ेगा। His attention must be before the writing can be proved be called to those parts of which are to be used for the purpose of contradicting him। तो यहां पर जो आपने पढ़ा ना 162 में कि 145 में बताए गए तरीके से कंट्राडिक्शन ओमिशन कराया जा सकता है। तो 145 का तरीका हम आपको बता रहे थे कि 145 कहता है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो सिर्फ आप बिना दिखाए भी पुराना कथन पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये तय कर रहे हैं कि अब हमें इस साक्षी के पुराने कथन से इसको कंट्राडिक्ट करना, तब फिर यहां पर आपको उस साक्षी को उसका पुराना कथन जितना हिस्सा आप चाहते हैं कि कंट्राडिक्ट कराएं, जितना हिस्सा आप चाहते हैं कि ओमिट कराएं, उतना हिस्सा उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये तरीका हो गया किन कब आपको उपयोग का अधिकार मिलेगा, परिस्थितियां किन व्यक्तियों को मिलेगा, और जब अधिकार मिल जाएगा तो उसको तरीका कौन सा उपयोग में लाना कंट्राडिक्शन ओमिशन के लिए। तो प्रोविजो बड़ा महत्वपूर्ण है प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, या आप इंटरव्यू देने जाएं या आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें अधिवक्ता के तौर पर, जज के तौर पर, 162 का प्रोविजो बड़ा महत्वपूर्ण है। 162 का प्रोविजो आपको 161 के पुलिस स्टेटमेंट के उपयोग का अधिकार देता है, कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है कि जिस व्यक्ति का 161 का स्टेटमेंट है वो कोर्ट के सामने आकर अपने पुलिस स्टेटमेंट की बातों को प्रूव कर देता है, आया कोर्ट के सामने और पुलिस स्टेटमेंट में बताई चीजों को कुछ हिस्सा वो बता देता है। तब डिफेंस को यह मौका मिल जाता है कि वो ऐसे गवाह के पुराने कथन से, जो उसके दो स्टेटमेंट हो गए, एक कोर्ट के सामने स्टेटमेंट हो गया और एक पुलिस के सामने स्टेटमेंट हो गया, तो पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट से उस व्यक्ति को कंट्राडिक्शन या ओमिशन करा ले। ये डिफेंस प्रोसिक्यूशन को मौका तब मिलेगा जब उसका गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा, डिफेंस की तरह बातें बताने लगेगा। तो प्रोसिक्यूशन न्यायालय से अनुमति मांगेगा और न्यायालय की अनुमति के बाद अब प्रोसिक्यूशन को भी ये मौका होगा कि वो भी कंट्राडिक्शन ओमिशन करा सकता है। तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को ही कंट्राडिक्शन ओमिशन का अवसर है। डिफेंस को बिना